हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 32। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। सरगम की आंखें खुली और उसने अंगड़ाई लेने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से फैल ही नहीं पाई, क्योंकि वो इस वक्त स्वर के सीने से लगी हुई थी और वो भी उसकी शर्ट के अंदर घुसकर। उसने अब स्वर के चेहरे की तरफ देखा, जो कब से उठ चुका था लेकिन बिस्तर से नहीं उठा, और मुस्कुराते हुए सरगम की तरफ देख रहा था। सरगम उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चौहान साहब। स्वर ने अब उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग। सरगम उसकी शर्ट से निकलने लगी, लेकिन तभी स्वर ने अपना हाथ थोड़ा कसकर दबाया और बोला, क्या है? सरगम जल्दी से बोली, कुछ नहीं, बस वॉशरूम जा रही हूँ। मुझे फ्रेश होना है और फिर नीचे धड़कन के पास भी जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। आई नो अंबिका उसका अच्छे से ख्याल रखती होगी, लेकिन क्या पता उसे मेरी ज़रूरत हो। सरगम की बात सुनकर स्वर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें धड़कन की ज़रूरत नज़र आती है, मेरी ज़रूरत नज़र नहीं आती क्या? सरगम अब थोड़ा सा इतराते हुए बोली, प्लीज चौहान साहब, अब दोबारा शुरू मत हो जाइएगा। कल ही आपने कहा है कि शादी से पहले कुछ नहीं, तो अब बस अपनी बातों पर अमल कीजिए। ये बोलते हुए वो दोबारा उसकी शर्ट से बाहर निकलने लगी। सर गुस्से से बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है इस टी शर्ट से बाहर निकलने की। सरगम ने अब खुद को रोक लिया और फिर उसके सीने में सिमटते हुए बोली, अच्छा ठीक है, नहीं निकलूंगी। बताइए क्या चाहिए आपको? स्वर मुस्कुराकर बोला, तुम। उसकी इस जवाब पर सरगम का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, माना शादी से पहले कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते। चलो ना, हम दोनों साथ में शावर लेंगे, और वो भी इस टी शर्ट में। उसकी बात पर सरगम की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी वो बोल ही रही थी कि स्वर ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कस लिया और फिर उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो दोनों उसी टी शर्ट में एक साथ चल रहे थे और अब स्वर उसे लेकर शावर के नीचे खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने शावर ऑन कर दिया, तो वो दोनों पानी में भीगने लगे। अभी तक स्वर ने उस टी शर्ट को उन दोनों के बदन से हटाया नहीं था। उस टी शर्ट के अंदर से सरगम का बदन पूरी तरह से स्वर के बदन से चिपका हुआ था। उसे एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और अब स्वर ने एक झटके से ही उस टी शर्ट को ऊपर की तरफ खींच दिया, तो वो दोनों अब पूरी तरह से बेलिबास हो गए। वैसे भी सरगम ने उस टी शर्ट को पहना हुआ था। हाँ, उसने नीचे इनर वियर पहने थे, लेकिन अपर इनर वियर नहीं थे, सिर्फ लोअर इनर वियर। और अब वो बड़ी बड़ी आंखों से स्वर की तरफ देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि स्वर ऐसे एक झटके से ही उसे ये शर्ट को खींच देगा। वो तुरंत स्वर के सीने से लग गई और उसने अपनी बाहों को स्वर की पीठ पर लपेट लिया, लेकिन स्वर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में कसकर जकड़ लिया और फिर उन्हें हल्का सा मरोड़ते हुए पीछे उसकी पीठ से लगा दिया और फिर धीरे धीरे उसे पीछे दीवार से लगाने लगा। सरगम के तन बदन में एक हलचल सी मच रही थी। उसकी सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था और अब स्वर ने उसे पूरी तरह से दीवार से लगाया और फिर खुद पीछे की तरह हटकर उसके बदन को देखने लगा। अभी उसने सरगम के हाथों को छोड़ा नहीं था, इसलिए सरगम खुद को छुपा भी नहीं पा रही थी। उसे यूं देखते हुए स्वर और भी ज्यादा मदहोश होने लगा था। उसकी आंखों में एक अलग ही नशा नजर आ रहा था। वो कुछ वक्त तो यूं ही स्वर के होठों को अपने सीने पर महसूस करती रही और फिर धीमे से बोली, छोड़िए न चौहान साहब, हमें आधा घंटा हो गया है वॉशरूम में। अब क्या यहीं पर खड़े रहेंगे? प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, नीचे धड़कन हमारा इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर स्वर ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और फिर बिल्कुल उसके होठों के करीब
अपने होठों को करके बोला, मन नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ने का। सच में मन कर रहा है कि अभी बेड पर ले जाऊं तुम्हें और बहुत सारा प्यार करूं। शादी तक मुझे नहीं पता मैं कैसे कंट्रोल करूंगा हार्ट बीट, लेकिन पता नहीं अब कुछ कुछ होने लगा है। कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ खुद को, पर यह बोलते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और सरगम तुरंत उसके सीने में सिमट गई। उसके सीने में आया हुआ सांसों का तूफान स्वर को भी महसूस हो रहा था और अब स्वर ने उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सरगम भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी उसे हल्का हल्का किस करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों होश में आए और एक गहरी सांस लेकर सरगम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। स्वर ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा और फिर चुपचाप शावर लेने लगा। सरगम के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और स्वर के चेहरे पर भी सुकून नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई और उसमें से एक लड़की बाहर निकली जो तकरीबन 24-25 साल की थी। वो बाहर की तरफ आई और अगले ही पल उसने अपने लिए एक कैब बुलवाई और फिर उस कैब में बैठकर बोली, चौहान मेंशन। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत चौहान मेंशन की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन में स्वर और सरगम दोनों रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आए। अंबिका पहले ही वहां बैठी थी। उसकी गोद में धड़कन थी जो खेल रही थी। स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें, धड़कन को तो तुम्हारी याद भी नहीं आ रही होगी, लेकिन तुम ही बार बार बोली जा रही थी मुझे धड़कन के पास जाना है। हम आधा घंटा और रोमांस कर सकते थे। उसकी बात पर सरगम की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ मारते हुए बोली, पहले ये बीमारी मुझे थी जो मैं डाइनिंग टेबल पर कुछ भी बोल देती थी। चौहान साहब, अब ये बीमारी आपको लग गई है क्या? चुप रहिए, आप कुछ भी बोलते हैं। उसकी बात पर स्वर हंसने लगा। वहीं कृपा जी तो पहले सरगम के मजे लेती थी और अब तो स्वर के मजे ले रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मेरी जिंदगी में मजे ही मजे हैं। वो मनहूसियत की दुकान यहाँ से चली गई और अब मैं जल्दी से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, इससे पहले कि तुम दोनों में से किसी एक का विचार भी बदल जाए। मुझे तुम दोनों को शादी के बंधन में बांधना ही पड़ेगा और फिर होगी मेरी फैमिली कंप्लीट। ये बोलते हुए वो स्वर और सरगम की तरफ देख रही थी। अंबिका भी जल्दी से बोली, और नहीं तो क्या, अब तक हमारी लिटिल हार्ट बीट अकेले खेलती रहेगी। इसके खेलने के लिए भाई और बहन की भी तो चाहिए ना दादी माँ? कृपा जी तुरंत बोली, हाँ और नहीं तो क्या, मुझे तो इस घर में कम से कम 10-15 बच्चे चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी पीछे से कदमों की आहट आई और बोली, 10-15 बच्चे? सीरियसली? जो अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाया उससे आपको 10-15 बच्चों की उम्मीद है क्या माय डियर दादी सासू माँ? उसकी आवाज़ सुनकर स्वर के साथ साथ बाकी सबकी आंखें भी बड़ी हो गई थी। सब लोग उस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, सिर्फ और सिर्फ सरगम को छोड़कर। लेकिन उसके चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो निहारिका की तरफ देख रही थी। निहारिका जो स्वर की पहली बीवी थी और उसके बच्चे को लेकर भाग गई थी, लेकिन बाद में उसने उस बच्चे को एक डस्टबिन में डाल दिया था। सरगम के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था क्योंकि वो निहारिका को पहचान चुकी थी। निहारिका वो औरत थी जिसने उसकी धड़कन को डस्टबिन में छोड़ा था। एक दिन की बच्ची को कोई डस्टबिन में कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वो उसकी तरफ जाती उससे पहले ही स्वर तुरंत निहारिका की तरफ गया और अगले ही पल उसने निहारिका पर अपना हाथ उठाना चाहता है, पर निहारिका ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और फिर गुस्से में बोली, डोंट यू डेयर मिस्टर स्वर चौहान। अगर तुम स्वर चौहान हो तो मैं भी निहारिका ओबराय हूँ। एक बार पहले अपनी गलतियों की सजा तुम बहुत अच्छी तरह से भुगत चुके हो। अब दोबारा गलतियां मत करना, क्योंकि ये निहारिका
अभी भी सामने वाले को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बात सुनते हुए स्वर के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा छलक रहा था। वहीं उन दोनों की बातें सुनते हुए सरगम हैरान थी। वहीं अब निहारिका अंदर की तरफ आई और सरगम की तरफ देखते हुए बोली, तुम सरगम हो ना? सरगम की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। निहारिका मुस्कुराई और बोली, ओह एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। सरगम अब और भी ज्यादा हैरान हुई। निहारिका अब उसके बिल्कुल पास आई और बोली, 1 साल से तुम मेरी बच्ची को संभाल रही थी, तो तुम्हें थैंक यू बोलना तो बनता है ना? उसकी बात में न सिर्फ सरगम बल्कि स्वर के भी होश उड़ा दिए थे। 1 साल से सरगम निहारिका की बच्ची संभाल रही थी, मतलब क्या धड़कन उसकी अपनी बेटी है, वो जिसे वो पिछले 1 साल से ढूंढ रहा था। ये सोचकर ही जैसे उसकी हार्ट बीट स्किप होने लगी थी। निहारिका की बातें सुनते हुए स्वर के होश उड़े हुए थे और खुद सरगम भी एकदम सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। हालांकि वो तो निहारिका को पहचानती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि निहारिका ही स्वर की पत्नी है। वो पत्नी जो बच्चा पैदा होते ही उसे अपने साथ लेकर भाग गई और फिर उस बच्चे को तो उसने डस्टबिन में डाल दिया, और वही बच्चा सरगम ने उठाया था, जिसे उसने धड़कन का नाम दिया और आज तक उसने उसे सीने से लगा रखा हुआ था। स्वर आगे की तरफ आया और फिर निहारिका की तरफ देखते हुए बोला कि क्या कहा तुमने? निहारिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लगता है आपको ज्यादा ही सदमे में चले गए हैं मिस्टर स्वर चौहान, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सदमे से बाहर निकाल देती हूँ। ये जो धड़कन आप लोगों की गोद में खेल रही है ना, ये किसी और की बच्ची नहीं है। आई मीन धड़कन के माँ बाप और कोई नहीं है। उसके बाप आप हैं और उसकी माँ मैं। जैसे ही उसने कहा, सरगम और स्वर दोनों एक साथ चिल्लाए, खबरदार अगर अपने आप को धड़कन की माँ कहा तो। उनकी वो तेज आवाज सुनकर निहारिका को ना ही कोई डर लगा और ना ही कोई हैरानी हुई। उनका इतना रिएक्शन तो उसने भी अंदाजा लगा रखा था। वो तिरछा मुस्कुराई और बोली, आप लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सच तो यही है कि मैं धड़कन की माँ हूँ, उसकी बायोलॉजिकल माँ। उसे इस दुनिया में लाने वाली मैं हूँ। और ये सच तुम दोनों तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। कृपा जी उसकी तरफ आई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बात कहते हुए हाँ, जरा सी तो आ रही होगी। अगर जरा सी भी शर्म आ रही है तो जाओ और जाकर कहीं डूब मरो। मैंने आज तक घटिया से घटिया औरतें अपनी जिंदगी में देखी, लेकिन तुमसे घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। किस दम पर तुम धड़कन को अपनी माँ कह रही हो? हाँ, सिर्फ जन्म देने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। माँ वो होती है जो एक बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखे, जैसे मेरी सरगम ने धड़कन को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा है। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाए, लेकिन तुमने तो उसे ही मरने के लिए डस्टबिन में छोड़ दिया। और एक ये सरगम है जिसने धड़कन को बचाने के लिए अपनी जान भी न जाने कितनी बार ही दांव पर लगा दी होगी। निहारिका को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर तो बेशर्मी भरी स्माइल थी। स्वर ने अब एक नज़र धड़कन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे, पर वो आंसू शायद खुशी के थे या फिर गिल्ट के कि उसने अपनी बच्ची के साथ गलत किया। उसकी वो बच्ची जो इतने वक्त से उसके पास थी, उसे बेशक से स्वर ने प्यार में कोई कमी नहीं दी थी, लेकिन उससे गलतियां तो हुई थी। इसी बच्ची को ढाल बनाकर स्वर ने सरगम से बदला लेने का सोचा था, और ये बात अब उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। स्वर गुस्से से निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे तुम पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये पता चला कि मेरी धड़कन सच में मेरी बच्ची है। इसकी रंगों में मेरा खून है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें जिंदा जमीन में दफना दूं, लेकिन ये जो गुड न्यूज तुमने मुझे दी है ना,
उसके लिए तो अगर मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़े तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आराम से कह रहा हूँ तुम्हें। अब तक तुम मेरी दुनिया में नहीं थी और मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश था। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालता, लेकिन जब तुम्हारे पास मेरी बच्ची थी ही नहीं तो मैंने तुम्हें ढूंढना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब अगर तुम यहाँ पर आई हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, इसीलिए तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ मैं। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर स्वर चौहान अपनी पर आया तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। निहारिका उसकी बात पर हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर स्वर और सरगम दोनों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सरगम स्वर के पास आई और उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था चौहान साहब की धड़कन आपकी बेटी है। जब वो मुझे डस्टबिन में मिली थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा बिलख रही थी। उसे देखकर सब पता चल रहा था कि वो एक दिन की ही है। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसे चुप करवाया, उसे साफ किया। लोगों ने मुझे कहा कि मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊं, वहां से वो उसे किसी एनजीओ को दे देंगे। लेकिन मैंने लोगों की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ रखने लगी। मेरा यकीन कीजिए चौहान साहब, अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि वो आपकी बेटी है तो मैं उसे तुरंत आपके पास ले आती। निहारिका तुरंत बोली, अगर तुम उसे पहले अपने चौहान साहब के पास ले आती तो चौहान साहब इतना तड़पते कैसे और फिर मुझे सुकून कैसे मिलता। तुमने तो ये चीज़ बहुत अच्छी की सरगम कि तुम धड़कन को लेकर पहले अपने चौहान साहब के पास नहीं आई। तुम्हारी इसी बात पर तो मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे इस चौहान साहब को बेशक से तुम सुकून देना चाहती हो, लेकिन मैं तो हमेशा इन्हें तड़फाना चाहती थी और अब भी इन्हें तड़फाना ही चाहती हूँ। ये बोलते हुए निहारिका के चेहरे पर स्वर के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। सरगम गुस्से से चिल्लाई, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुमसे तो मैं कोई बात भी नहीं कर रही। अरे, एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त वो उस भगवान से भी लड़ जाती है, इतना दर्द बर्दाश्त करती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को इसी दुनिया में लाने के लिए। लेकिन तुमने इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी खोखली नफरत को पूरा करने के लिए, उसे सुकून देने के लिए। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई क्या? अगर तुम्हें चौहान साहब से नफरत थी तो तुम सामने से उन्हें कुछ भी कहती, कुछ भी करती, उन्हें कोई भी चोट पहुंचाती, लेकिन कम से कम एक बच्ची के साथ तो इतना घटिया काम नहीं करती। तुम्हें धड़कन पर जरा से भी तरस नहीं आया? तुम्हारी ममता ने तुम्हें अंदर से जरा सा भी नहीं धिक्कारा? उसकी बातें सुनते हुए निहारिका आगे की तरफ आई और बेहद गहरी आवाज में बोली, ऐसा है कि मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ। मैं निहारिका ओबराय हूँ। तुम जैसी लड़कियों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। जाकर पता करना मेरे बारे में। तुम जैसी लड़कियां मेरे इशारों पर काम करती हैं, मेरे सामने अपनी जुबान नहीं चलाती, और अगर कोई ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश भी करे तो मैं उनका मुंह तोड़ देती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कस लिए थे। स्वर गुस्से से चिल्लाया, खबरदार, अगर मेरी होने वाली बीवी की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तुम लोगों के मुंह तोड़ती हो या नहीं, ये जानने में ना ही मुझे इंटरेस्ट है और ना ही मेरी बीवी को। लेकिन इतना तुम्हें जरूर पता होगा कि स्वर चौहान किसी का मुंह तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाता। निहारिका तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, होने वाली बीबी? हाँ, होने वाली बीबी, सीरियसली? लेकिन कैसे, जब हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये होने वाली बीबी कैसे हुई सर? जरा मुझे डिटेल्स में समझाएंगे आप? ये बोलते हुए वो अब शैतानों की तरह हंसने लगी थी और उसकी इस बात पर स्वर की भी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उसका और निहारिका का डिवोर्स अभी नहीं हुआ था। वहीं सरगम को भी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसे अपनी इतनी बेफिक्र नहीं थी जितनी अब निहारिका के इरादे उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए थे। स्वर गुस्से से बोला, हाँ, नहीं हुआ हमारा डिवोर्स तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी रियलिटी किसी को भी बताऊंगा ना
तो मुझे डिवोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग जितनी तुम्हें गालियाँ देंगे ना, उतनी ही काफ़ी होगी तुम्हारे यहाँ से गायब होने के लिए। उसकी बात पर निहारिका अब और भी ज्यादा हंसने लगी थी। उस स्वर की तरफ देखते हुए बोली, लोग तो भगवान को भी गालियां देते हैं, तो क्या भगवान लोगों की गालियों से इफेक्ट होते हैं? नहीं ना, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ और जाकर दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन फिर अगर मैंने कुछ किया, तो अगर मैंने लोगों को कहा कि तुमने अपनी ही बेटी को खुद सरगम को दे दिया था ताकि तुम उसे मुझसे दूर कर सको, और इसी डिप्रेशन में आकर मैं तुमसे दूर चली गई, तो इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने धड़कन को डस्टबिन में डाला था। मैं तुमसे नफरत करती थी, इसीलिए तुम्हें तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी। कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, और अगर कोई वीडियो फोटो भी है तो मैटर नहीं करता। आजकल तो ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि किसी भी तरह की फोटो और वीडियो बनाई जा सकती है। सोचो, अगर मैं लोगों से कहूँ कि तुमने खुद ही मुझे इस दुनिया के सामने से गायब कर दिया था, मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया था, तो कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? ये बोलते हुए अब वो बिल्कुल स्वर के करीब आ गई थी। स्वर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। निहारिका अब किसी शैतान की तरह गरजती हुई आवाज में बोली, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि यह निहारिका ओबराय तुम्हारी जिंदगी का वो ग्रहण है जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी सुबह से दूर नहीं कर पाओगी। लेकिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं एक बार फिर से तुमसे यही बात कह रही हूँ, ये निहारिका ओबराय तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण है, और अब उसकी नज़र है तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी बेटी पर। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? उसकी बात पर सरगम हैरानी से स्वर की तरफ देखने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।